नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, दोस्तों को सलाम और छोटों को प्रेम। मैं रंजीत झा नावाद फाउंडेशन की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। नावाद फाउंडेशन आप सबके लिए एक नया शो लेके आया है जिसका नाम है लीगल एड। इस शो में आपके द्वारा पूछे गए सवाल मैं यहाँ पे मौजूद वकील से पूछूंगा जो आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हमारे बीच मुंबई के प्रतिष्ठित एडवोकेट श्री कन्हैया विश्वास जी मौजूद हैं। मैं इनके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कन्हैया सर नमस्कार, मैं एडवोकेट कन्हैया विश्वास। ये शो में आप सब लोगों का स्वागत है। जब से हमने इस शो का अनाउंसमेंट किया है तब से हमें बहुत सवाल पूछे गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कोविड-19 से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग मजबूरी बस घर से बाहर निकले और उनके ऊपर पुलिस ने अंडर सेक्शन 188 और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है उसमें। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के ऊपर काफ़ी सारे एफआईआर दर्ज हुए हैं। तो इसमें जिनके ऊपर ये एफआईआर दर्ज है उनके पास प्रोविजन क्या क्या है? देखिए, 188 ऑफ आईपीसी, इसमें डिसओबीडियंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसमें क्या है कि इसमें ये तो सेक्शन जो है ना कॉग्निजेबल है और बिलेबल भी है। इसमें अगर ऑफेंसेस हुआ तो इसका पनिशमेंट जो है इट में एक्सटेंड टू 1 मंथ और द फाइन ऑफ ₹200 और बोथ। एंड सेकेंड, इफ इट इज डेंजर फॉर ह्यूमन लाइफ, द पनिशमेंट इज इट में एक्सटेंड टू 6 मंथ और द फाइन ऑफ ₹2000 और बोथ। But the technical चीज regarding the section 188 of IPC, no FIR should not be lodged. क्या बात है? Means that police people they cannot lodge the FIR directly. Okay. So इसमें एक टेक्निकल एक जो प्रोविजन है, there is a bar of section 195 CRPC subsection 1. Yes. इसमें क्या है, कुछ सेक्शन जो है स्पेसिफिक 172 टू 188 ऑफ आईपीसी के, इसमें कुछ एफआईआर लॉजिंग के लिए बार है। इसमें ओनली जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट दे कैन मेड ए कंप्लेन बिफोर द मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई हुआ तो उसमें कॉग्निजेंस ले सकता है। जिसके हिसाब से ये हुआ, ये मैटर में डायरेक्ट एक पुलिस पीपल जो है ना वो डायरेक्ट एफआईआर वगैरह लॉन्च नहीं कर सकता है। इट इज ए मैटर ऑफ प्राइवेट कंप्लेन। ओके। बट यहाँ पे बहुत सारा मैटर में ऐसा भी हुआ है कि पुलिस ने डायरेक्ट एफआईआर लॉन्च किया है, एफआईआर के बाद उनको अरेस्ट भी किया है, उनके बाद कोर्ट में लेके भी गया। ऑल दिस आर द टेक्निकल इश्यूज इन द सेंस कि देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी 195 सबसेक्शन 1। उसमें स्पेसिफिक बोला है, नो कोर्ट शैल टेक ए कॉग्निजेंस अनलेस ए रिटन कंप्लेन इज मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। और उसके बाद प्राइमा फेसी आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि वेदर द इंग्रेडिएंट ऑफ 188 सेक्शन इसमें है। प्राइमा फेसी सेटिस्फाई होने के बाद मैजिस्ट्रेट का ड्यूटी है कॉग्निजेंस लेना या नहीं लेना। तो मेरा ये बोलना है कि जो पुलिस ने जो 188 के ऊपर एफआईआर वगैरह लॉन्च हुआ है, इसके ऊपर भी मैं आपको कोट कर सकता हूँ दो, एक मद्रास हाईकोर्ट का रिसेंट जजमेंट है, दूसरा भी एक बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। जो जजमेंट के हिसाब से उन्होंने पुलिस के ऊपर कुछ गाइडलाइंस भी जारी किया है कि डायरेक्टली 188 के ऊपर पुलिस का कोई अथॉरिटी नहीं है डायरेक्ट एफआईआर वगैरह लॉन्च करना। तो यू मीन टू से जो जीआर जो यहाँ पे म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो पास किया था, जो भी हमारे द्वारा बनाए गए नियमों को पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर 188 के तहत गुना दाखिल होगा, वो बिल्कुल उनके अधिकार में नहीं है। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ये बोलना है 188 का प्रोविजन है, आईपीसी में है, बट उसमें टेक्निकल चीज ऐसा है कि 195 सबसेक्शन 1 के हिसाब से टू लॉज द एफआईआर लॉजिंग के लिए बार है। उनको लीगली क्या प्रोसेस करना है, जो पब्लिक ऑफिसर रहेगा, पब्लिक सर्वेंट रहेगा, उनको डायरेक्टली कोर्ट में जाना है, उनको प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करना है कोर्ट के सामने, डायरेक्टली एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकता है। मैं आपको कोट कर सकता हूँ, मेरे सामने तो जजमेंट है, एक है जीवन धन वर्सेस स्टेट, ये दिस इज द जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, एंड अनदर इज फॉर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है श्रीनाथ गिराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जजमेंट में आपको स्पेसिफिक पुलिस के ऊपर गाइडलाइंस कुछ दिया गया कि डायरेक्टली पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकता है। और दूसरा चीज के पुलिस का ड्यूटी क्या है, अगर उनके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है 188 का, उसको प्रिवेंट करना है। अगर वो ऑफेंस कमिट हो चुका है
तो फिर उसके लिए उसको जो कंसर्न जो गवर्नमेंट ऑफिसर रहेगा उनको इन्फॉर्म करना है, उनका ड्यूटी है उनको अप्रोप्रिएट फॉर्म में अप्रोप्रिएट जो रिटन कंप्लेन उनको मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करना है। प्राइमा फेसी देखने के बाद मैजिस्ट्रेट उसको इशू करना है या नहीं करना है, कॉग्निजेंस लेना है नहीं लेना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मैजिस्ट्रेट ओनली। दूसरा चीज सर मैं और एक बार आपको बताना चाहूंगा कि इसमें स्पेसिफिक भी बोला है कि इट विल बी अ कंप्लेन। सो अपना जो सीआरपीसी का जो डेफिनेशन है 2D ऑफ सीआरपीसी, कंप्लेन का डेफिनेशन में ऐसा होता है कि एलिगेशन इन राइटिंग और ओरली बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो ये जो सिचुएशन है एज पर माय ओपिनियन एंड एज पर द जजमेंट रेफर्ड बाय द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट एंड मद्रास हाई कोर्ट, इट इज क्लियर देयर इज अ गाइडलाइंस ऑन द पुलिस पीपल एंड गाइडलाइंस ये भी है कि डायरेक्टली आपको एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकता है। सर, अगर आप बोलते हो पुलिस के पास अधिकार नहीं है एफआईआर लॉन्च करने का विदाउट कंसर्न मजिस्ट्रेट परमिशन, तो फिर तो ये बहुत बड़ा ब्रीच है, क्योंकि पूरे लॉकडाउन के दौरान 188 के अंडर लाखों केस दर्ज हुए हैं, लाखों मीन्स लाखों, आपको शायद पता भी होगा। तो इस केस में जो विक्टिम है, जो इतने सारे विक्टिम है, उनके पास लीगल रेमेडी क्या है? लीगल रेमेडी उनके लिए है, उनका लीगल रेमेडी यही रहेगा कि जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है ये डायरेक्टली हाईकोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर द क्वॉशिंग ऑफ द सेड एफआईआर अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। इसमें इनका जो जिसके ऊपर एफआईआर हुआ है ये एफआईआर क्वॉश भी हो सकता है हाईकोर्ट से। दूसरा ऑप्शन है कि जिसको ऑलरेडी अरेस्ट किया है, अरेस्ट के बाद पुलिस उनको कोर्ट में भी लेके गया और वहां से उनका बेल भी हुआ है, तो जब भी चार्जशीट फाइल होगा, प्राइमा फेसी इसमें अगर कुछ आ रहा है कि इंग्रेडिएंट है 188 का, तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लिया तो ये टाइम पे भी मैटर से निकल सकता है। दूसरा कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करके भी यहाँ से डिस्चार्ज होकर भी निकल सकता है। और सर ये 51(1)(b जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसमें क्या प्रोविजन है? उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से ऑल द सेक्शंस दीस आर द एनसी। ओके, दिस इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ओनली दैट सेक्शन 188। ओके, 188 अगर आपको एफआईआर लॉन्च करना है तो 188 लगाएंगे तो ही एफआईआर लॉन्च हो सकता है। दूसरा सेक्शन एनसी कंप्लेन, इट इज जस्ट लाइक ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, तो इसमें एफआईआर वगैरह लॉन्च नहीं होता है, बट इसमें पनिशमेंट भी 1 ईयर का है, इट मे एक्सटेंड टू 1 ईयर ऑल्सो। ओके। तो सर, तो इससे जुड़ा हुआ जो कुछ सवाल, बहुत बड़ा सवाल जो आता है कि आजकल देखते हैं काफी सारे मतलब पुलिस उठा के लेके चले जाते हैं कहीं से भी, किसी को भी अरेस्ट करके। तो अगर अचानक समझिए पुलिस अगर आ जाता है आपके घर पे आपको अरेस्ट करने के लिए, तो उस दौरान आपके पास क्या क्या अधिकार है? देखिए, पुलिस किसी को भी कहां से भी अरेस्ट तो कर सकता है, ओके, लेकिन इसमें कैसा है, कुछ फंडामेंटल राइट्स जो एक्यूज्ड पर्सन है उनका कुछ राइट बनता है। पुलिस घर में भी अरेस्ट करता है, कल आप रोड में जा रहे हैं आप वहां पे भी वो अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स है। आप पुलिस को पूछ सकते हैं कि अरेस्ट का रीजनिंग क्या है, अरेस्ट का प्रॉपर रीजनिंग देना पड़ेगा उनको। सेकेंड चीज, जहां पे पुलिस आपको अरेस्ट करेगा वहां का एक अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा। ये अरेस्ट मेमो में एक अटेस्टिंग विटनेस होना चाहिए। ओके, वो विटनेस कोई भी हो सकता है, जो फैमिली का मेंबर हो सकता है अगर घर से आपको अरेस्ट किया तो। ओके, अगर घर के बाहर किसी से अरेस्ट किया है तो वहां का जो कोई रेपुटेड पर्सन होगा उनका भी एक सिग्नेचर अरेस्ट मेमो में होना चाहिए, एंड इट इज काउंटर साइंड बाय द प्रेजेंट एक्यूज्ड। ओके, और जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए आएंगे उसकी स्पेसिफिक उसका नाम उसका स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ, ये बंदा ये पुलिस ऑफिसर है, इसका स्वयं सो नाम है, ये पुलिस स्टेशन से है, ये भी उनको एक्यूज को डिस्क्लोज करना है। तो ये उनका राइट है। अगर कोई बंदा कोई पुलिस पर्सन अरेस्ट करने के लिए आता है तो फिर उसका नाम जानना, कौन सा पुलिस स्टेशन से आया है, ये जानने का अधिकार आपको है। अरेस्ट मेमो बनाने का अधिकार आपको है। उसके बाद आप पुलिस स्टेशन में गए, जाने के बाद आप बोल सकते हैं कि मुझे कोई एडवोकेट से अपॉइंटमेंट लेना है। इन्वेस्टिगेशन का टाइम पे आप एडवोकेट का हेल्प ले सकते हैं, ये आपका बहुत सारा राइट है। फिर अरेस्ट के बाद दूसरा भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, आपको जब भी अरेस्ट किया तुरंत आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन कराना, ये आपका राइट है। आप पुलिस को बोल सकते हैं कि मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन करना रहेगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन का रूल्स रेगुलेशन वैसा रहेगा कि अगर एक्यूज्ड पर्संस दे आर इन कस्टडी फॉर इन पुलिस कस्टडी,
सो एवरी 48 आवर्स में उनको मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है, एक बार एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, और उसके बाद जब ये वो कोर्ट में लेके जा रहा है, कोर्ट में जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोडक्शन के पहले मेडिकल जो एग्जामिनेशन करना जरूरी है। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक अरेस्ट के बाद अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के पहले अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसमें ये चीज क्लियर होता है उनके साथ अगर कुछ इलीगल एक्टिविटीज होता है, पुलिस का अगर कोई 3rd डिग्री टॉर्चर वगैरह होता है तो इसमें क्लियर होता है। तो ये उसका राइट है, वो कोर्ट के पुलिस स्टेशन के पुलिस आयोग को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी रहेगा, पुलिस पर्सनल जो भी रहेगा, उनको बोल सकता है कि मुझे मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह करवाना है। इवन वो अगर कस्टडी में है, उसका ये सब राइट है कि अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज है, डायरेक्ट बोल सकता है मुझे मेडिसिन चाहिए, मुझे मेरा हेल्थ चेकअप वगैरह करना है, ये सब उनका राइट बनता है। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि अरेस्ट मेमो इज मैंडेटरी। यस, आप अपने किस गुनाह में आपको अरेस्ट किया गया Yes, वो आप right. पूछ सकते हैं। यस, वहां पे इवन अरेस्ट मेमो में आपका स्पेसिफिक टाइमिंग रहेगा, डेट रहेगा, कहां से, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, कहां से आपको अरेस्ट किया है, ऑल दीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर दैट अरेस्ट मेमो। आपको होना चाहिए, यहाँ पे ये सब चीज मेंशन होना चाहिए। और आप अपने स्टेटमेंट देने से पहले आप अपने एडवोकेट का डेफिनेटली हेल्प मांग सकते हैं। उससे पहले जरूरी नहीं आपसे फोर्सफुली आपसे कोई स्टेटमेंट नहीं लिया नहीं, सकता। ओके सर, इसमें तो ये तो हो गया एक जनरल अरेस्ट का। अगर वहीं पे अगर कोई लेडी है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, उनके लिए क्या? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेडीज को अगर अरेस्ट करना है, एक लेडीज पुलिस ही चाहिए अरेस्ट करने के लिए, और भी उनको शाम के टाइम पे, इवनिंग सनसेट के बाद, सनराइज के पहले, शाम 6 बजे से लेकर मॉर्निंग 6 बजे तक, ये जो ड्यूरेशन रहेगा, ये ड्यूरेशन में उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। बाकी एक अगर कोई मेल पर्सन हो, मेल पर्सन एक लेडीज को अरेस्ट कर सकता है, बट उसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस रहेगा, रेयर टू रेयर केसेस, हिनियस क्राइम वगैरह रहेगा, तो विद द रिटन परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, कंसर्न मैजिस्ट्रेट, वो अरेस्ट कर सकते हैं उनको। ओके, मैं यू मीन टू से एक लेडीज को एक लेडीज ही अरेस्ट कर सकती है, अदरवाइज अगर मैजिस्ट्रेट का रिटन परमिशन है तो कोई ही भी एक मेल जाके अरेस्ट कर सकता है, और शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक उनको अरेस्ट नहीं किया, कोई भी नहीं अरेस्ट कर सकता। ओके, थैंक यू सर। सर, इसमें एक और सवाल जो काफी इंटरेस्टिंग सवाल आया हुआ है, इसमें क्या है, एक बहू एक सवाल पूछ रही है कि उनका एक प्रॉपर्टी है दिल्ली में और वो उनके सास के नाम पे है, और उसका जो नॉमिनी है वो उन्होंने अपने 3 बेटे में से सिर्फ एक बेटे के नाम पे किया है। तो इन दैट केस, चूंकि वो नॉमिनी है, सिर्फ उन्हीं का अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे, या बाकी जो बेटे बच्चे हैं उनके भी अधिकार हैं उस प्रॉपर्टी पे? नहीं, अभी जो डॉटर इन लॉ है उसका राइट, उसका जो हस्बैंड रहेगा उसमें रहेगा, सिर्फ डिसाइडिंग राइट रहेगा उसका। शी कैन नॉट बी डिस्पोजेस फ्रॉम द मैट्रिमोनियल हाउसेस। नाउ इनका जो मदर इन लॉ है, प्रॉपर्टी अगर उनके नाम पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना पड़ेगा कि मदर इन लॉ के पास प्रॉपर्टी आया कैसे, वेदर इट इज ए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और इट इज ए प्रॉपर्टी बाय सेल्फ ऑक्युपाइड। यू मीन टू से एंसेस्ट्रल का मतलब ये जो चाहे वो अपने Yes, पूर्वज से, पूर्वज अपने के आया दादा हुआ है। परदादा से आया हुआ इवन अगर उनका जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ अगर गिफ्ट भी करेगा, सो दैट आल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज द सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। राइट। तो अभी अगर उन्होंने वो प्रॉपर्टी उनका एक लड़के के नाम पे नॉमिनेशन किया, राइट राइट राइट, नॉमिनी का मतलब है कि ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही इज ओनली एज ए ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट ऐसा है कि जब तक उनका जो लीगल है रिकॉर्ड में नहीं आता है, या उसका काम रहेगा उसको सुपरवाइज करना, उसको मॉनिटर करना, कि सोसाइटी के साथ में, अगर आप सिर्फ सोसाइटी का बात करते हैं कि अभी बहुत सारा इश्यूज भी ऐसा हो रहा है कि अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, राइट राइट राइट, मैं आने वाला था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट है, जो जजमेंट के हिसाब से एक मिस कम्युनिकेशन है सोसाइटी के बिहाफ में, कि नॉमिनी बन गया तो मतलब वो पूरा फ्लैट का मालिक बन गया। Right, because- सो दिस इज ए रॉन्ग इंप्रेशन। ये एक्चुअल कंसेप्ट वैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें स्पेसिफिक किया हुआ है चीज को कि नॉमिनी, he or she is not the owner of the property, only the share and interest
will be transferred in favor of the nominee of the deceased nominator. ओके सो इसमें क्या होता है, बहुत सारा चीजेस में एक ऐसा होता है कि कोई एक्सपायर हुआ है तो उसका कुछ फ्लैट है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उसका जो लीगल हेयर रहेगा उसमें कुछ डिस्प्यूट वगैरह रहेगा. राइट. तो डिस्प्यूट जब तक क्लियर नहीं होता है, जब तक लीगल हेयर लोग रिकॉर्ड में नहीं आता है, तब तक नॉमिनी का राइट बनता है कि उसमें ये पूरा सुपरवाइज करना, सोसाइटी के साथ कम्युनिकेशन करना, लीगल हेयर को रिप्रेजेंट करना, कोई कंसर्न अथॉरिटी के पास जाना, ये काम उनका है. ऐसा नहीं कि नॉमिनी बन गया और ही और शी विल बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वैसा कुछ नहीं है. यू मीन टू से दैट जिसके नाम पे मतलब जिसको नॉमिनी बनाया गया है वो सिर्फ एज अ केयर टेकर एक्ट कर सकता है, एज अ ट्रस्टी. यस, एज अ केयर टेकर, एज अ ट्रस्टी. जब तक मतलब कानूनी You will represent the legal heir of the deceased. That's Okay. only. Yes. That's only. Yes. 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 अच्छा. मैं उसमें आपका है कुछ जजमेंट जो है ना, वो जजमेंट भी रेफर है. बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बहुत बड़ा जजमेंट है, इसमें मेंशन है मेरे पास, मेरे रिकॉर्ड में है. एक तो है रामदास शिवराम शक्तर वर्सेस रमेश चंद्र एंड अदर्स. ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है. इसमें भी नॉमिनेशन के बारे में, नॉमिनी के बारे में डिटेल में मेंशन किया हुआ है. और एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो है इंद्रानी वाई वर्सेस रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. इसमें भी उन्होंने पूरा चीज को बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि नॉमिनी कौन है, नॉमिनी का राइट क्या है, ये सब डिटेल में मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. ओके. और चूंकि ये तो नॉमिनी वाली बात हो गई, एक वाइफ का अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी पे या अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के प्रॉपर्टी पे कितना अधिकार है? देखिए, अभी वाइफ जो है, डायरेक्ट आंसर ये है कि जो उनका जो फादर इन लॉ है उनका प्रॉपर्टी में उनका कोई भी राइट नहीं है. इवन हस्बैंड का प्रॉपर्टी में भी उनका कोई भी राइट नहीं है. राइट एज पर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के हिसाब से शी कैन नॉट बी डिस्पोजेस फ्रॉम द मैट्रिमोनियल हाउसेस. ओके. जो वाइफ है उनका रिसाइडिंग राइट है, रेसिडेंशियल राइट है मैट्रिमोनियल हाउस में. ये एक वाइफ का जो है ना, उसका हस्बैंड का प्रॉपर्टी में उनको निकल नहीं सकते. अब मतलब वो फ्लैट में रह नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. यू मीन टू से वो फ्लैट में रह सकते हैं, उनको आप निकाल नहीं सकते. क्लेम द शेयर और प्रॉपर्टी राइट इन द हस्बैंड प्रॉपर्टी. हाँ, मतलब वो आप वहां से उसको निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन आपका उनके प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है until unless कुछ डाइवोर्स वगैरह होता है और आप मैटर को ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हस्बैंड अगर जीवित है तो उनका प्रॉपर्टी में उनका डायरेक्ट कोई शेयर नहीं बनेगा. एंड शी विल बी नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ओनली उनका राइट रहेगा रिसाइडिंग का, रेसिडेंशियल राइट है उनका. ओके. अगर हस्बैंड एक्सपायर होता है देन जो क्लास 1 के हिसाब से जो है उसमें मदर आएगा, वाइफ आएगा, डॉटर, सन. ये जो फर्स्ट लीगल हेयर के हिसाब से जो प्रॉपर्टी रहेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है आफ्टर एक्सपायर्ड ऑफ दैट हस्बैंड. तो मैंने ये तो क्लियर हो गया, जो एज ए नॉमिनी सिर्फ आप उसके सिर्फ केयर टेकर हैं, लीगल केयर टेकर है, एज अ ट्रस्टी सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन आप उसके ऑनर नहीं हैं. सर, वैसे अभी भी बहुत सारे सवाल हैं और मैं जानता हूँ आप बिजी हैं और क्लाइंट भी वेट कर रहा है, तो मैं इस शो को अगले हफ्ते वापस कंटिन्यू करूंगा. और अगले हफ्ते जो इसमें बहुत सारे सवाल आए हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड आए हैं, तो हम अगले हफ्ते डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कवर करेंगे. और साथ ही साथ और भी कुछ अगर नए सवाल आते हैं तो उसके बारे में भी हम आपसे पूछेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. नमस्कार.